नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान हो यह कोशिश कर रहे हैं। दिन काफी कम बचे हुए हैं और इस डिबेट में हर घंटे हम किन्हीं किन्हीं को बुला रहे हैं। हो सकता है कोई आ पाया, कोई दूसरी बार आएगा, इसलिए जो भी आया उससे हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे सामने जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने उदयपुर शहर से प्रत्याशी बनाने की दावेदारी भी की थी। ओबीसी वर्ग में एक बड़ा नाम है और उदयपुर की नगर निगम में गेराज समिति अध्यक्ष है, पार्षद कई बार रह चुके हैं, कई विधानसभाओं में प्रभारी रहे और वहां से अपने प्रत्याशी को जिताने की भरसक कोशिश की है। तो हमारे साथ मनोहर जी चौधरी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मेवाड़ क्या कहता है। ये अच्छे रणनीतिकार के होने के साथ साथ इन्हें वो सब चीज़ों का भी पता चल जाता है कि किस और सरकार आ रही है या ऊँट किस और बैठेगा। तो मनोज जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को आज तक बड़ा नहीं दिया है, बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अभी तक उन्होंने एक इतने कद्दावर नेता उदयपुर में मौजूद थे। और चाहे भानुकुमार जी शास्त्री लड़े हों, चाहे गुलाब चंद जी कटारिया लड़े हों, चाहे सी किशोर जी सन्नाटी लड़े हों, मांगीलाल जी जोशी को भी टिकट दिया था पार्टी ने। मैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसा था कि इतने बड़े कद्दावर नेता इस उदयपुर से चुनाव लड़ते थे, तो ओबीसी के जो इतनी बढ़िया संख्या में, जो लगभग 50% से ऊपर ओबीसी के लोग हैं, मगर क्योंकि वो लोग भी, ओबीसी के लोग ये जानते थे कि गुलाब चंद जी कटारिया हमारे नेतृत्व करेंगे तो आगे जाके मंत्री बनेंगे, हमारी समस्याओं को अच्छी तरह से उठाएंगे, तो हमेशा ओबीसी ने गुलाब जी को समर्थन करते आए। सी किशोर जी लड़े तो सी किशोर जी को भी समर्थन किया है, मांगीलाल जी लड़े तो उनको भी समर्थन किया। इस बार निश्चित रूप से जब गुलाब जी भाई साहब ने, जब वो राज्यपाल बन गए, सीट खाली हुई, तो निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग ने केंद्रीय संगठन, राजस्थान के संगठन, उदयपुर के संगठन को अपनी बात पहुंचाई कि ओबीसी के व्यक्ति को यहाँ पर एक बार मौका देना चाहिए, ताकि राजस्थान विधानसभा में उदयपुर के बारे में, उदयपुर जनता की सेवा करने के बारे में वो भी विचार कर सके और कर सके, समस्याओं का समाधान कर सकें। निश्चित रूप से पार्टी ने अच्छा विचार भी किया, केंद्रीय स्तर पर इस पर चर्चा भी हुई, सब कुछ हुई। मैं निश्चित रूप से, क्योंकि जो ओबीसी के लोग टिकट मांग रहे थे, तो हमारे जो वरिष्ठ ताराचंद जी जैन थे, उनकी 70 साल की उम्र है, तो पार्टी ने निश्चित न, जो उन्होंने इमरजेंसी में जेल गए, यहाँ पे जिलाध्यक्ष रहे 6-6 बार, तो निश्चित रूप से पार्टी ने सोचा है कि जो हम लोग जो टिकट मांग रहे थे, हमारी उम्र 55 साल है, तो पार्टी ने सोचा पहले 70 साल वाले को एक चांस दे दिया जाए और उसके बाद हो सकता अगली बार ओबीसी को उदयपुर शहर से विधानसभा का टिकट मिले। ओबीसी महापौर की जब सीट आई थी, तो अभी जो महापौर है वो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। सक्रिय राजनीति में आप थे, विनोद जी साहू थे, छोगरलाल जी भोई थे, फिर भी उन्हें दे दिया गया, तो उसके बारे में भी क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से गुलाब जी भाई साहब से तब भी बात हुई थी, और निश्चित रूप से मुझे पार्टी में काम करते हुए 35 साल हो गए हैं, और युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, पार्टी का कई पदों पे, समितियों का अध्यक्ष सब रहे हैं, बाहर भी काम किए हुए हैं। बात हुई थी और विचार भी किया था। मगर मैं आपको बता दूं मन्नू भाई कि जब पार्टी संगठन बैठती है तो उनके मन में एक विचार आया गुलाब जी का कि उदयपुर की शहर को किसी टेक्निकल व्यक्ति की ज़रूरत है। तो उनको मन में ये था कि मैं एक चीफ इंजीनियर व्यक्ति को, अगर उदयपुर शहर के लिए मैं महापौर बनूंगा, तो यहाँ जैसे एलिवेटेड रोड जैसी चीज़ है, ट्रैफिक समस्या है, कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो अभी तक पूरे नहीं कर पाए, तो उनके मन में इच्छा थी कि ऐसा इंजीनियर व्यक्ति अगर महापौर बनेगा तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं और उदयपुर की जनता को राहत मिले। उसके लिए हमारे जैसे व्यक्ति को भी, जिनका चांस बनता था, उन लोगों को भी ये कहा गया भी कि ऐसे टेक्निकल व्यक्ति को एक बार महापौर बना के देखें उदयपुर का कितना विकास होता है। तो क्या विकास हुआ? अब तो 1 साल ही बचा है।
नहीं, निश्चित रूप से इस बार बोर्ड में मनु भाई दुर्भाग्य कहें कुछ भी कहें, इस बार बोर्ड में जैसे ही हमारा बोर्ड बना और बोर्ड बनते ही 3 महीने बाद ही कोरोना आ गया, और कोरोना आने के बाद में 2 साल हम बराबर कोरोना की लड़ाई लड़ते रहे, और विकास का काम छोड़ो, हम केवल अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए, जल व्यवस्था पहुंचाने के लिए, उनकी समस्या, उनकी बीमारी में लगे रहे। सभी पार्षद भी, और सबको उनको संपत्ति नहीं, मैं तो चलो ठीक है तीसरी बार बन के आया तो मुझे तो ये सब चीज़ें पता था। नए पार्षद को तो संपत्ति मतलब 3 माह बाद कोरोना आने से वो तो घरों में कैद हो गए। तो निश्चित रूप से ये 2 साल जो स्टार्ट किए, जो कहते हैं ना बोर्ड को जमाने के लिए, नए व्यक्ति के लिए, हमारे जैसे फिर भी पुराने व्यक्ति अगर चांस मिलता तो और कोई चीज़ होती, मगर नए व्यक्ति थे टांक साहब, तो उनको एकदम होच पोच की स्थिति हो गई कि 2 साल डायरेक्ट इधर निकल गए। और आप जानते हो फिर हमारे पास टाइम मिला 2 साल का, तो 2 साल के बाद में जब विचार करना चालू किया तो निश्चित रूप से आज शहर में 125-30 करोड़ रुपए की लागत से नालियाँ, रोडे, विकास कार्य हुए हैं। और कई हमने आज जैसे पार्किंग के लिए सूरजपोल पे हमने एक अच्छी पार्किंग है वो, पार्किंग महापौर जी की दृष्टि से उन्होंने बनाई है, हमने उस चीज़ को भी की है। हमने सिख कॉलोनी के यहाँ और बीच स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो बनाई है, जो महापौर जी ने उसमें बहुत मदद की है। साथ ही मैं आज जिस गैराज समिति के अध्यक्ष हूँ, मुझे अपने आप में गर्व होता है कि इतने वर्षों से जो ट्रेन बंद पड़ी थी बच्चों की, उसको हमने पूरे जी जान से लगते हैं। मुझे तो आज भी ये मन में आता है कि अगर इतना मैं मेहनत नहीं करता तो शायद ये बच्चों की ट्रेन एक सपना ही बन के बच्चों के लिए रहती। उसके लिए हमने की सिटी बस की लिए हमने स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट भेजा, और आज उदयपुर के लोग सिटी बस का आनंद ले रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है 30-35 बसें और भेज रहे हैं। तो लोगों को आज 5 रुपये 2 रुपये में आज बहुत इधर उधर जाने का मौका मिल रहा है। और जो गुंडागिरी, दादागिरी जो ऑटो में होती थी, उससे राहत मिली है, सुरक्षा महसूस कर रही है महिलाएं। तो ये खुशी होती है। आज आप एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ बताइए। कि हमने पिछोला में चारों तरफ से जब पिछला प्रदूषित हो रहा है डीजल की, पेट्रोल से, ये हमने ही निर्णय लिया, यूआईटी नहीं ले पाई, कलेक्टर नहीं ले पाया, मगर मेरी अध्यक्षता में हमने मीटिंग की कि हम अब जो नाव चलाएंगे वो सीएनजी से चलाएंगे या इलेक्ट्रिक से चलाएंगे। आज उसके लिए हमने टेंडर नए कर दिए हैं और टेंडर खुल भी गया, मगर आचार संहिता होने के कारण हम वर्क ऑर्डर उसको दे नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होती है, हम आचार जैसे वर्क ऑर्डर देंगे और ठेकेदार आपको ये पेट्रोल और ये डीजल की जितनी चलती है सब खत्म हो जाएगी और जिले अच्छी हो जाएगी और जिलों का काम भी सुंदर लगने लग जाएगा। आप भी दावेदारी कर रहे थे, 35-36 दावेदार पहली बार ऐसा था, वरना तो हमेशा एक ही नाम जाता था, एक ही दावेदार होता था और सभी सर्वमान्य होता था वो। इस बार लेकिन विरोध सड़क पे आया, और सड़क पे आने के बाद में भी इस तरह का आया कि वो अभी तक समेटा नहीं जा रहा है। नहीं, देखो एक अच्छी बात मैं बताऊँ आपको, जी। बीजेपी की वास्तव में पहली बार ये स्थान खाली हुआ, हमारे पार्टी के महापुरुष ही कहें हम, गुलाब चंद जी कटारिया को वो रिक्त किया। तो लोगों को ये सपने थे कि मैं भी एक बार एमएलए बनूं। इतने वर्षों तक तो ये था, आज गुलाब जी राज्यपाल नहीं बनते तो शायद अभी भी कोई इतनी दावेदारी करता ही नहीं क्या। और वो गुलाब जी है, जब तक गुलाब जी है उनके सामने हिम्मत नहीं होती, मगर वो जैसे ही उन्होंने खाली की, तो आपको देखो इतना बड़ा लोकतंत्र है पार्टी में, किसी को भी संगठन ने नहीं रोका कि आप दावेदारी मत करो, सबने की है। जो 1 साल पहले पार्टी में है उसने भी दावेदारी की, और जो 40-45 साल से काम कर रहा है वो उन्होंने भी दावेदारी की, महिलाओं ने भी की, युवाओं ने की और बुजुर्गों ने की। तो दावेदारी एक अपना हक बनता है हर कार्यकर्ता का कि वो दावेदारी करें। और उसके बाद टिकट होने के बाद में निश्चित रूप से जो आप इशारा कर रहे हो, आज कम से कम जो 20-22 दावेदार थे, 22 दावेदारों में से मैं सोचता हूँ 19-20 दावेदार तो जैसे ही टिकट हुआ, चाहे हमारे वो जिलाध्यक्ष जी हो, चाहे रजनी जी डांगी हो, चाहे कोई भी हो, XY जो जितनी सूची थी, मैं स्वयं भी अपना नाम लेता हूँ, मैं भी था, हम लोगों ने अपने आप संगठन ने जो फैसला किया उस संगठन को मानते हुए हमने उनके साथ समर्थन के लिए खड़े हुए और हमने कहा ठीक है, जो संगठन ने फैसला कर दिया हम उसके साथ हैं। ठीक है, 1-2 जो हमारे कार्यकर्ता थे
वो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी संगठन के लिए बहुत मेहनत की है और उन्होंने भी अपना हक मानते थे कि मुझे मिलना चाहिए। बस फर्क इतना है कि जिन्होंने की उन्होंने अपनी मंसूबे इतने मजबूत कर लिए कि हम ही होंगे, और हम जैसे लोग थे, हमारी एक मिल जाएगा तो ठप्पे से लड़ेंगे और नहीं लड़ा मिलेगा तो पार्टी का काम करेंगे। तो ये फर्क पड़ गया केवल उन एक दो कार्यकर्ताओं का जो जिन्होंने, और उन दो में से भी मैं सोचता हूँ एक कार्यकर्ता ही रोड पे उतरे और उन्होंने अपनी बताया है पार्टी संगठन को कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये उन्होंने भावना व्यक्त की है, उन्होंने पार्टी संगठन का विरोध नहीं किया। सनातन का नाम भी लिया उन्होंने। हाँ, ये चीज मैं सोचता हूँ कि मेरे को भी कोई ये चीज, मेरे पारस जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बचपन से युवा मोर्चा में काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं, हम हमेशा उनके साथ रहे हैं, हम दोनों ने मिलकर बहुत संगठन काम किया। मगर ये जो जवाब मेरे समझ से परे था कि ताराचंद जी सनातनी नहीं है। मैं नहीं सोचता हूँ, ताराचंद जी निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और मैं स्वयं उसमें सदस्य हूँ। हमने कई रोड, कई नालियाँ, कई बिल्डिंगें हमने मंदिरों में पूजन करके स्टार्ट किए हैं। ताराचंद जी स्वयं ने अगरबत्ती लगाई है, उन्होंने स्वयं ने नारियल फोड़े हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज किस व्याप पे की, ये तो वही बता सकते हैं, पर हमें ऐसा नहीं लगता है कि ताराचंद जी सनातनी नहीं है। ताराचंद जी को मैंने कई बार मंदिरों में उनको सब दोग लगते हुए, चाहे वो बोरा गणेश जी का मंदिर हो, जगदीश मंदिर हो, मैंने मेरे साथ देखे हैं। इसलिए मैं ये चीज़ तो एक्सेप्ट नहीं करता हूँ उनकी कि वो सनातनी नहीं है, वो सब धर्म को सौभाव दे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इनके साथ 4 साल से काम कर रहा हूँ निर्माण में। ये वो व्यक्ति है, शायद सहज व्यक्ति है, हर कार्यकर्ता इनसे जाके बात कर सकता है, उसको डर नहीं लगता है कि मैं ताराचंद जी के साथ बात करूं कि नहीं करूं। बहुत सहजता से उसकी बात भी सुनते हैं और इतने स्पष्टवादी, जो काम नहीं हो सकता है, कानून में नहीं आता, साफ मना कर देते, भैया नहीं होगा ये काम, और जो हो सकता है उसके पीछे पड़ के काम रहे। आज मनु भाई एक एलिवेटेड रोड है, उनको मालूम था हमारी पार्टी के किसी नेता ने इसको स्टॉप करवाया है, फिर भी उन्होंने पीछे पड़ के इस एलिवेटेड रोड का फाइल अपने हाथों में ली, उस पर चर्चा की, महापौर जी से चर्चा की, गुलाब जी से चर्चा की, हाई कोर्ट के वकील से चर्चा की, हमारी कमेटी मीटिंग से निर्माण समिति में चर्चा की, पास करवाया कि ये एलिवेटेड रोड बहुत जरूरी है। वो एलिवेटेड रोड जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से ही भाजपा के बहुत बड़े जो कार्यकर्ता हैं उनकी होटल आ जाती है, तो आज तक वो बन नहीं पाई। और उन दोनों के बीच की जो तनातनी थी, तो कहीं यही वजह तो नहीं रही कि इस वजह से इस एलिवेटेड रोड को पास कराने के लिए कि हम करा के ही रही हैं? नहीं, मैं एक सोचता हूँ, सबके अपने अपने व्यवसाय होते हैं और आदमी सोचता है मेरा व्यवसाय खराब नहीं हो, बचे, और वो पावरफुल पोस्टों पे बैठे रहते हैं। और मैं सोचता हूँ अगर हम समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, तो अगर अपनी 1-2 लोग कार्यकर्ताओं के व्यवसाय खराब होने से लाखों लोगों को अगर राहत मिलती है, तो मैं सोचता हूँ हम जन सेवा में हैं, पार्टी का कार्य कर रहे हैं, जहाँ लाखों लोगों को इसकी सुविधा और फायदा मिल रहा हो, तो अपना हित को साइड पर रख कर इस एलिवेटेड रोड को पुराने टाइम में स्वीकृति मिल जानी चाहिए थी। और अभी भी मेरी इच्छा है कि ताराचंद जी विधायक बने और बोर्ड हमारा है, तो हम निश्चित रूप से एलिवेटेड रोड जो पिछली बार से कम रेट में बन रहा है और जो नया नक्शा को जो चेंज किया महापौर जी ने, इन्होंने मिलके, मैं सोचता हूँ ये उदयपुर की बहुत आवश्यक चीज़ है। जिस दिन रुकी पहली बार तब हम पार्षद नहीं थे, मगर निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कोर्ट ने भी बहुत साफ लिखा है कि इसका ऐसा बनाई जाए जिससे ट्रैफिक में असुविधा नहीं हो, और बनाने से पहले एक बार हमारे ध्यान में लाया जाए। यही चीज कोर्ट के हाल ही देश का एक बहुत बड़ा महोत्सव गया, दीपोत्सव जिसको कहते हैं। अचानक असम से भाई साहब आते हैं, प्रोटोकॉल छोड़ के आपके साथ दिखाई देते हैं और आप महापौर जी के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये क्या था? बिना प्रोटोकॉल के आना, मिलना, गुप्त चर्चाएं करना, उन चर्चाओं के बाहर जब वो चर्चाएं निकलती है तब ऐसा है कि चुनाव को लेके अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए ऐसा किया गया। आप हमेशा स्पष्टवादी रहते हैं, आप स्पष्ट बोलते हैं। उस दिन क्या हुआ था? देखो, ऐसा है, हमारे पास महापौर जी का फोन आया था कि हम सब वर्तमान बोर्ड के पार्षदों का हम दीपावली स्नेह मिलन रखना चाहता हूं और मेरे घर पे ही दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम है। मेरे को भी सूचना मिली, मैं भी पहुंचा।
मैं गुलाब जी भाई साहब को लेके नहीं पहुंचा। जी, योग साथ में से, लिखे थे ना। योग से मेरी गाड़ी और गुलाब जी भाई साहब दोनों हमारी गाड़ियां साथ रख के रुकी। रुकने के बाद में हम दोनों जो हैं आपके कैमरे से हम कैद हो गए उसमें, जी, और गुलाब जी और हम दोनों साथ चल रहे थे अंदर की तरफ। तो एक योग ही था, मेरी भी गाड़ी रुकी, उनकी भी रुकी, और वो भी अंदर चल रहे हैं, क्योंकि महापौर जी ने दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम बुलाया। अब महापौर जी का हक है कि राज्यपाल हैं और वो अपने निवास स्थान पर राज्यपाल को आमंत्रित करें, कि वो भी जनप्रतिनिधि हैं और सब जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया। अब उसको अगर राजनीतिक रूप देना चाहें अंदर तो क्या बातचीत हुई? कोई नहीं, बातचीत हुई नहीं? कोई बात, बस यही सबके हालचाल जाने उन्होंने, कैसे क्या कौन काम कर रहा है, कैसे उदयपुर का विकास चल रहा है। जनप्रतिनिधियों को कहा है कि आप अपने क्षेत्र में, जनता ने आपको चुना है तो आलस्य नहीं करे, जनता की सेवा के लिए लगे। ये ऐसी बस छोटी मोटी बातें हुई बस। जी, क्योंकि वो लक्ष्मी जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल रहता, वहाँ प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी। और जहाँ प्रोटोकॉल की जरूरत रहती है, क्योंकि राज्यपाल को सारा शेड्यूल भेजना पड़ता आगे कि पल 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 में यहाँ रहेंगे, प्रोटोकॉल समय से साथ रहता, मतलब जो गार्ड रहते हैं, सिक्योरिटी रहते हैं, उन्होंने बोला मुझे किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, या मैं किसी प्रोटोकॉल को नहीं मान। देखो बहुत अच्छी बात की है। जी, गुलाब जी को आप भी बचपन से ही जानते हो। गुलाब जी इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते नहीं हैं, जिनको उनको खुद को ही लगता है यार मैं सहजता से लोगों से मिलना चाहता हूँ। कई बार कोई पार्षद या जनता भी उनसे मिलना चाहती है ना, तो वो जब प्रोटोकॉल आड़े आता है तो लोगों को लगता है यार अब हम गुलाब जी से मिल ही नहीं पाते हैं यहाँ। तो गुलाब जी के मन में भी एक सहजता थी कि मैं इजी गोइंग ढंग से मैं जनप्रतिनिधियों के बीच में जाऊँ, जी, और जाने के बाद में मैं उनसे मिलूं। तो बहुत ज़्यादा वो, आप जानते हो शुरू से भी वो बहुत ज़्यादा यूँ, चाहे गृह मंत्री रहे हो ये रहो, बहुत ज़्यादा पुलिस को अपने चारों तरफ घेरा रखना ये उनको पसंद नहीं है। मगर वो इस बार उन्होंने सहजता से जनप्रतिनिधियों पे जाना महसूस उदयपुर किया। शहर की बात करें, प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी का होता है। आपने भी इसी मुद्दे पर यहाँ से दावेदारी की थी। जो लोग आपके साथ थे, जो कार्यकर्ता आपके साथ थे, वो लोग अब आपको क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब टिकट नहीं मिला, क्योंकि ये था कि टिकट मिलेगा, हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे जीतेंगे, ऐसे कोशिश करेंगे। उन लोगों के बीच जो मायूसी आई है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मनु जी, ओबीसी का जो मैंने मैटर उठाया कि हम 52% ओबीसी हैं, मुझे आज भी लोग, कई पत्रकार भी पूछते हैं कि आप 52% लाए कैसे। मैं आपको बता दूं, आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि 44% शुद्ध ओबीसी का वोट है आज उदयपुर में। मगर मुस्लिम, सिख, सिंधी, इसमें भी ओबीसी आता है, इनके भी ओबीसी वर्ग इसमें होता है। मगर क्या होता है, आम जनता सोचती है इनको सिख में गिना जाए, इसको सिंधी में गिना जाए, इसको मुस्लिम में गिना जाए, मगर वो ओबीसी का फायदा उठाते हैं, वो ओबीसी के सीट पे चुनाव लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से वो जो हमने 2-2% वोट वहाँ से जब खींच के हम लेके गए, तो मुझे लगा कि हमारा 52% है, प्योर 44-45% है, और बाकी 6-7% इन जातियों में से ओबीसी निकल के आता है। और इसमें मैं तो सबको चैलेंज दिया, मैं कोई आके मेरे से चर्चा तो कर ले कि 52% वोट नहीं है, तो मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। मैंने एक एक जाति का समाज के अध्यक्षों से मिल के मैंने निकाला। एक जाति में अध्यक्ष से नहीं पूछा, उस जाति के 3-3 4-4 लोगों से पूछा कि भाई वास्तव में आपकी है कितनी। मगर किसने, मान लो किसी ने थोड़ी ज़्यादा भी बता दिए होंगे तो दूसरे ने कम बताए, तो हमने एवरेज करके ये संख्या निकाली। मगर ये बात सही है, ओबीसी वर्ग में हम गए, समाज के अध्यक्षों से मिले कि भाई ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए और होना चाहिए। जब ताराचंद जी भाई साहब टिकट हो गया, तो मैंने अपने उन सब लोगों से बात की कि भाई अब पार्टी ने अपनी बात सुनी है और पार्टी ने अपना नाम, अब बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आज दिल्ली की केंद्रीय बोर्ड में अगर एक ओबीसी के व्यक्ति का नाम चर्चा में आ जाए, यही एक बहुत बड़ी जीत उदयपुर सीट पे होती है कि ना तो पहले तो कभी ब्राह्मण और जैन के अलावा किसी नाम की वहाँ चर्चा नहीं होती थी। मैं इस बार पहली बार ऐसा हुआ वहाँ पे ओबीसी के नाम भी जुड़ा है जी। तो ये एक मैंने हम लोगों को बताया ये अपनी है, और हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे, फिर हम अपना हक लेंगे। और हम आप बताइए कि जो आप जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपने कई चुनाव देखे हैं, इस बार भी क्योंकि आपकी रणनीति अपनी स्टाइल की रणनीति है,
भाजपा हमेशा यहाँ से आ रही है, भाजपा ने इस बार भी जैन को टिकट दिया है, लेकिन आप जब प्रचार के लिए जा रहे हैं, एक आम मतदाता क्या मांगता है? तो वो एक चीज मैंने पब्लिक में जो देखी विशेष रूप से, गुलाब जी भाई साहब वाले चुनाव और अभी में बहुत अंतर है जनता में, और चुनाव के तरीके में भी अंतर है और माहौल में भी अंतर है। मुझे आज अब लग रहा है कि वास्तव में गुलाब जी का अपना एक कैडर था। जब गुलाब जी और गिरिजा जी लड़ रहे थे पिछली बार, तो चुनाव चरम सीमा पे था। आज हमें थोड़ा सा लग रहा है कि वो जो चरम सीमा थी वो चरम सीमा अभी नहीं है। मोब आ नहीं पा रहा वैसा, वो आ नहीं पा रहा। अब लोग ये ठीक है वोट देना है हम देंगे, मगर वो क्यों, वो दोनों ही पर्सनैलिटियां बड़ी थी। गिरिजा व्यास, उन्होंने उदयपुर में बहुत सेवा की, गिरिजा जी ने केंद्र के मंत्री रहे, बहुत सीनियर लीडर थे, इधर गुलाब जी भी सीनियर थे। तो चुनाव जो हुआ उस समय मैं भी मंडल अध्यक्ष था, पूरा राणा प्रताप मंडल मेरे पास था, तो हमें यूँ लगता था कि हम बहुत ही ऊपर लेवल पे जाके चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जनता बहुत सहज है। जनता में ये है कि आप मानो ना मानो, वो जनता साइलेंट है, जनता वोट देगी। और जनता के मन में आज भी नरेंद्र मोदी जी की छवि आज बोल रही है। मतलब अभी भी यहाँ पे भी मोदी के नाम से वोट मांगे? आज भी जनता के जब घर घर में जा रहे हैं तो हम मोदी जी का नाम ले नहीं लें, मगर घर वाला मोदी जी का नाम ले रहा, वो उनकी योजना को नाम ले रहा। आज गरीब घर की जो मेरे यहाँ बस्ती है, वो कि आपके मोदी जी ने हमारे 5 साल के लिए राशन बढ़ा दिया। ये हमने नहीं कहा उनको आगे चल के। ये योजना है तो गहलोत जी भी काफी लाए और काम भी हुआ। नहीं मैं बताऊं, मगर पिछले जब से कोरोना आया है तब से ये योजना तुरंत राष्ट्र वाली योजना, और अब उस योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। ये हम नहीं बता रहे, पब्लिक बता रही है मोदी जी ने हमारे लिए और काम अच्छा कर लिया 5 दिन। अब रही बात, जनता को तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है। पहले अपन सोचते थे ना नीचे के मुद्दे पे, जनता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बात करने लगी आज। हम नहीं सोचे, उसके पहले वो सोचते हैं। राम मंदिर की बात जनता कर रही है, 370 की बात जनता कर रही है, पहले नेता ही करते थे, अब जनता करती है 370। मुझे कई बार आता है कि 370 से यहाँ की जनता का क्या फर्क पड़ेगा, मगर पब्लिक के एक नहीं बात, 370 हटी है, अब हम जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं। जा तो पहले भी सकते थे, घूम पहले भी सकते थे, और अब लोगों को लगता है हम आज़ादी से घूम सकते हैं, हम अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, हम रोजगार भी कर सकते हैं। अब राम मंदिर, लोग मुझे कह रहे हैं कि अगर आपका ये विधायक ताराचंद जीजा, इनको कहना मैं राम मंदिर के दर्शन करा के लाए। ये मेरी बात नहीं है, ये पब्लिक की बात है कि यार एक बार हमें राम मंदिर, क्यों, ये इतना पुराना मुद्दा है कि लोग जब पैदा हुए तभी राम मंदिर का मुद्दा सुनते आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ये जो अब इसको ले धार्मिक भावना हम नहीं, अब लोगों के वास्तव में जो आज बुद्धिजीवी लोग हैं उदयपुर के, वो चाह रहे हैं विकास हो, एलिवेटेड रोड भी बने या मसाला मार्केट भी खुले। जो समस्या देखते हैं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी उदयपुर की कई समस्या ऐसी है जो आज उम्मीद करेंगे एक ताराचंद जी जीत के जाएं और वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें भी किंतु परंतु कुछ है नहीं मनु भाई, और इसलिए उसमें विधायक भी हमारा उदयपुर शहर से। मैं आपके सामने मैं कह सकता हूँ कि गुलाब जी जीते उससे ज़्यादा वोटों से ताराचंद जी जीत के विधानसभा में जाएंगे। जी चलिए, मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं मतदाता से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना वोट जरूर दें। आप अपना वोट नहीं देते हो तो आप एक तरह से लोकतंत्र के दुश्मन हैं। आपको अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और झाँक कर वोट देना चाहिए, अपने पड़ोसी के परिवार को दिलाना चाहिए। अगर कोई काम भी है तो आप एक बार कह दो मैं वोट दूंगा, उसके बाद काम के लिए निकले। इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और हमारे जो लीडर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनको भी एहसास रहेगा यार मतदाता जागरूक हो गया है, हम अच्छा काम नहीं करोगे तो वोट के माध्यम से हमारे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अगर आप नहीं दोगे वोट तो फिर क्या होगा, चाहे वातावरण ऐसा हो कि मन्नू भाई के पक्ष का न वोट देने नहीं गए तो मन्नू भाई चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए वोट देने जरूर जाना चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और सबको वोट दिलाना चाहिए। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले तमाम उन लोगों को भी ले जाना है जो मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं और इस दिन को छुट्टी का दिन मानते हैं या कोई बड़ा विशेष कार्यक्रम आने पर मतदान नहीं करने की सोच के वो करने चले जाते हैं।
मतदान जरूर करिए, क्योंकि आप जिसको मतदान करेंगे और वो पार्टी सरकार में आई तो आपको लगेगा यार ये हमारे वादे पूरे कर लेगा, नहीं आई तो आप कोसोगे तब भी लगेगा, लेकिन आपने मतदान ही नहीं किया और आप किसी सरकार को कोसते हो तो इसके अधिकारी आप नहीं हो। इसलिए आपको मतदान जरूर करना है। 25 नवंबर का दिन मुकर्रर है, शाम को 5 बजे तक मतदान होगा, कभी भी समय मिले जरूर जाएं और 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि राजस्थान में 16वीं विधानसभा की सरकार किस पार्टी की बनती है। नमस्कार।